हरियाणा इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और आगामी 22 तारीख को एक और बड़ी बैठक जो है हिसार में होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, 22 तारीख को हिसार में जो बैठक होने वाली है, क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? देखिए, 22 तारीख की बैठक में हमने अपने सारे मंडल अध्यक्ष बुलाए हैं। 311 मंडलों के 22 जिला अध्यक्ष बुलाए हैं, सभी मोर्चा अध्यक्ष बुलाए हैं और आगामी अक्टूबर तक का एक तरह से कैलेंडर हम तैयार करेंगे। उसमें कुछ बड़ी इवेंट होने वाली हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी इवेंट उसमें होगी, हमारे सभी मोर्चों से तिरंगा यात्राएं संपन्न कराएंगे 90 के 90 हलकों में। तो हर मोर्चे को कुछ ना कुछ तिरंगा यात्राओं का दायित्व तो मिलेगा। युवा मोर्चा 22 के 22 जिलों में एक एक निकालेगा, एससी मोर्चा 17 जिलों में निकालेगा, हमारे महिला, हमारे बीसी और हमारे जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसके साथ साथ किसान मोर्चा, ये सब जो है इनको कुछ जिले 15-15 ऐसे कुछ जिले दिए गए हैं। इसी तरह से एक जिला दिया गया है जो है माइनॉरिटी मोर्चे को, क्योंकि 9 में उनकी आबादी उस प्रकार से काफ़ी है। तो इस प्रकार से 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्राएं अगस्त के दूसरे सप्ताह से लेकर 15 अगस्त तक निकलेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें स्थानीय जो हमारे नेता हैं, विधायक हैं, चुनाव लड़े हैं 2019 में, वो सब सहयोग करेंगे और इसके स्वरूप को वहाँ तय किया जाएगा। इसी तरह से एक और बड़ा कैंपेन हम चलाने वाले हैं, बूथ सशक्तिकरण। तो उसका भी एक कैंपेन जो है 15 अगस्त के बाद लेने वाले हैं, तो उसकी भी पूरी बड़ी तैयारी होएगी। इसी तरह से जो कार्यक्रम 9 साल के मोदी जी के हुए हैं, उसमें से कुछ कार्यक्रम तो हो गए, रैलियां हो गई, कुछ व्यापारी सम्मेलन हो गए, कुछ पर्वत सम्मेलन हो गए, कुछ कार्यक्रम रह गए क्योंकि कार्यक्रम बहुत ओवरलैप थे। तो ऐसे सब कार्यक्रमों की पूरा कराने का जो जहां बचे हैं, कहीं मान लो प्रबुद्ध सम्मेलन बचा है, कहीं लाभार्थी संपर्क बचा है, उसको पूरा कराने की भी एक योजना जो है वहाँ बनने वाली है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, जो बैठक संपन्न होगी कल हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में। इस बैठक को संपन्न करेंगे मुख्यमंत्री जी, विप्लव देव जी, मैं स्वयं उसमें रहने वाला हूँ। परसों का दिन भी पार्टी की तरफ से बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। 6 पन्ना प्रमुख सम्मेलन एक ही दिन होने वाले हैं। सोनीपत में मुख्यमंत्री जी जाएंगे और होडल और हथीन में रहने वाला हूँ, पटौदी भी रहने वाला हूँ। हमारे प्रभारी जी सांपला और महेंद्रगढ़ जाएंगे और समय रहा तो उन्होंने कहा है कि मैं पटौदी भी पहुँचने का प्रयास करूँगा। तो इस नाते से कल 6 पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो संपन्न होंगे परसों 23 जुलाई को। तो उस समय हमारे 40 पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो जाएंगे। सर, तिरंगा हम इसलिए से बढ़ रहे हैं कि अगले और हफ्ताओं में तेजी के साथ हम जो है अगस्त महीने तक मैं लक्ष्य लेकर चला हूं कि हमारे मैक्सिमम पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो जाएं। सर, तिरंगा यात्रा की आपने बात की, इसमें अलग अलग जो बड़े नेता हैं उनकी ड्यूटीज भी लगाई जाएंगी। आप स्वयं भी कहाँ मौजूद रहने वाले हैं, क्या इसको उसका कैलेंडर कल बैठक में बनेगा कि हर जिले में जैसे जितनी विधानसभा है उतनी तिरंगा यात्रा निकलेंगे। अब जैसे यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, कालका और पंचकुला, तो पंचकुला की निकलेगी तो ज्ञान जी रहेंगे, कालका की निकलेगी तो लतिका जी रहेंगी। अन्य और नेताओं की ड्यूटियां भी लग जाएंगी। यमुनानगर है तो 4 विधानसभाएं हैं तो 4 यात्राएं निकलेंगी। तो ऐसे सब प्रमुख नेता जो है वो उसमें अब उन हल्के के तो उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ बाहर से भी जो है नेताओं की ड्यूटी लगाएंगे, सांसदों की ड्यूटी लगाएंगे, राज्यसभा सांसदों की भी ड्यूटी लगाएंगे। मतलब एक जोरदार जो है आयोजन तिरंगा यात्राओं का जैसे पहले हुआ था ऐसे ही करने वाले हैं। बाढ़ को लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों हालात जैसे निर्मित हुए हरियाणा में, ऐसे बहुत दशक हो गए, ऐसे हालात नहीं हुए। किस तरह से, जिस तरह कोरोना के टाइम पे संगठन ने पूरी तरह से जो बागडोर है वो प्रदेश की संभाली थी, ऐसे समय में संगठन किस तरह से अपना सहयोग जो है वो समाज के लिए दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ डेली हमारी बैठक भी हो रही है बाढ़ग्रस्त जिलों के जिला अध्यक्षों से, और जहाँ जहाँ भी कहीं पानी पहुँचाना है, कहीं भोजन पहुँचाना है, कहीं उस नाते से पानी निकासी में सहयोगी बनना है, तो पूरे मुस्तैदी के साथ सब लगे हुए हैं। और एक बड़ी बारिश जो है, मैं कहूँगा कि 45 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है, तो उसके कारण से प्रभावित हुए हैं। और वो अच्छा हुआ सरकार ने भी बाढ़ को एक आपदा मान के अनाउंसमेंट किए, जिसके कारण से जो किसानों को मुआवजा जो है आपदा प्रबंधन का भी मिलेगा और बीमा भी शुरू हो गया है। तो उस नाते से जिनको बीमा होगा उनको भी उस नाते से नुकसान होगा फसल का, तो खरीफ की फसल का, तो उसका कंपनसेशन उस नाते से मिलेगा। तो ये, और सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ जल निकासी के कामों में लगी हुई है। लेकिन
अब दिल्ली कह रही है कि इस आपदा को राजनीतिक अवसर में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने बदला है, क्योंकि सारा पानी जो है एक राजनीतिक मकसद से दिल्ली की ओर भेज दिया है। ऐसा है कि इससे मूर्खतापूर्ण बयान नहीं हो सकता, और ये मूर्खता किस तरह की बात है ये बिल्कुल आपके चैनल ने स्पष्ट रूप से दिखानी चाहिए। यमुना नदी का रास्ता हजारों साल से वही रास्ता है, कोई नया रास्ता बनाया क्या? यमुना नदी दिल्ली से, आगरा से, करनाल से, सोनीपत से, पानीपत से, जहाँ से बहती है वहीं से बहती है। यमुना नदी में से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर 17,000 क्यूसेस की है, पूर्वी यमुना नहर 7,000 क्यूसेस की है। अपर यमुना बोर्ड का एक सिद्धांत है कि 1 लाख क्यूसेस तक पानी आता है तब तक नहरों में पानी चलाया जाए। अगर पानी की मात्रा 1 लाख क्यूसेस से बढ़ती है तो नहरों के जो रास्ते दरवाजे बंद कर दिए जाएं, गेट बंद कर दिए जाएं। क्यों? अगर पानी की मात्रा ज़्यादा आएगी तो नहर में जितना 17,000 क्यूसेस पानी जाना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर से वो 18,000, 19,000, 20 जाएगा तो नहर कलेप्स हो जाएगी। 7,000 वाली में जिसमें जाना चाहिए 8, 9, 10 जाएगा। आपको मालूम है ना, पानी का वॉल्यूम अगर बढ़ता है 2 लाख क्यूसेस, 3 लाख क्यूसेस, 3.5 लाख क्यूसेस, तो उस गेट पर भी पानी का दबाव बढ़ता है। फिर जब ज़्यादा पानी आता है तो बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, तो गेट टूट भी जाते हैं। नहर रोजाना चाहिए। दिल्ली मालूम है कितना पानी पीती है? 1,050 क्यूसेस पानी रोज पीती है, जो इस पश्चिमी यमुना नहर से जाता है। हरियाणा 2,000 क्यूसेस पानी रोजाना पीता है। तो एक दिन उस बाढ़ से नहर तोड़वा दें तो अगले दिन दिल्ली पानी कहाँ से पिएगी? अगले दिन हरियाणा पानी कहाँ से पिएगा? नहर सिस्टम को बचाने के लिए सारा पानी नदी में ही खोलने का प्रोविजन है 1 लाख क्यूसेस से बढ़ने के बाद, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेशर को नहर के गेट नहीं ओढ़ सकते, नहीं तो नहर सिस्टम क्लैप्स होता है। ये आप पार्टी के मूर्ख नेता हैं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो इस प्रकार के सिस्टम को समझे बिना अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पूरे प्रदेश को ये दिखाइए और नहर सिस्टम को कलेप्स होने से बचाना, अगले दिन के पीने के पानी का इंतजाम करना है मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए। तो नहर सिस्टम को वो उस कलेप्स नहीं किया जा सकता। और वो कितना ओटेगी आप बताइए? 3.5 लाख क्यूसेस पानी आया था, 17,000 क्यूसेस की नहर कितना ओटेगी? 3.5 लाख क्यूसेस में 17 में कितना फर्क है? क्या कोई उसको डाइवर्ट कर सकता है? उसमें नहीं कर सकता। और उसको कलेप्स होने से भी बचाना है कि पानी, पीने का पानी शाम को भी चाहिए, अगले दिन सुबह भी चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है। वैसे जी, किस चैनलों ने इस पर बहस चलाई, उनको भी सोचना चाहिए। पहले तथ्य प्रस्तुत करें और ऐसे नेताओं की पोल खोलें कि तथ्य क्या है, क्या होना चाहिए और ये क्या बयान कर रहे हैं। उनकी मूर्खताओं को भी जग जाहिर करना चाहिए। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा में उन्होंने कहा था, बेरोजगारी का आंकड़ा मांगा था। कांग्रेस हमेशा कहती है कि अब 34%, 35% देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, लेकिन राज्यसभा में लगभग 9% बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है। इस पर क्या? अच्छा, एक तो कांग्रेस का 34% वाला बुखार उतर गया, तो मुझे अच्छी इस बात, जो रोज झूठ फैलाते थे सारे कांग्रेसी, पिता पुत्र झूठ बुलाते थे, वो झूठ तो आज कम से कम उतर गई है। उनके आंकड़े मांगने से उतर गई और भी अच्छा हो गया। तो ये 9 पे आ गई, नहीं तो 1/3 आबादी को कई जो है बेरोजगार बता रहे थे। तो एक तो मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ उन्होंने डाटा पूछा, और निश्चित रूप से और बेहतरी की तरफ लगातार काम चलता रहता है। चाहे स्वरोजगार के बदले हैं, चाहे सरकारी रोजगार है, नौकरियां निकलती हैं और अच्छे की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अब हरियाणा की जनता को ध्यान में आ गया कि कांग्रेसी पिछले 1.5-2 साल से कितनी बड़ी झूठ हरियाणा में फैला रहे थे। सर, जिस तरह से हम देखें कि आप भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है, संगठन से ही सबसे ज्यादा मजबूत है और संगठन के साथ मिलकर ही चुनाव जीतती आई है। लेकिन आप अपने पन्ना प्रमुखों की बात करते हैं, आपकी सबसे निचली और सबसे मजबूत इकाई, आप बार बार लगातार कहते हैं, अभी भी आपने जिक्र किया कि आप पन्ना प्रमुख सम्मेलनों पे हम देख रहे हैं कितना जोर दे रहे हैं। लेकिन दूसरे विपक्षी दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हुड्डा साहब भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, ये सिर्फ पन्ना प्रमुख कागजों में ही है। ये अपने जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है गुप्ता जी, वो ये कहते हैं कि पन्ना प्रमुख नहीं है, ये सारे पन्ने उड़ जाएंगे जब अरविंद केजरीवाल की आंधी आएगी। इस तरह की बयानबाजी करते हैं। देखिए, एक तो आप पार्टी को तो आप सीरियसली ना लिया करो, उनका कोई खाता हरियाणा में खुलने वाला नहीं है। ऐसे ही जैसे बेवकूफ़ी का भरा बयान हथनी कुंड बैराज पे दिया, जैसे बाढ़ आई तो भगवंत मान जैसे टीली टीली करते थे ना, कर रहे थे ना, सिर्फ बच्चियों को चिढ़ाते हैं किसी मुद्दे पर, अब ले लो पानी, अब ले लो पानी। इनको आप सीरियस मान रहे हो? इनका नहीं खाता खुलने वाला हरियाणा में, इनको ना दिखाया करो आप।
हैं, तो ये इनका तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर आप बताओ, आपने कितना पन्ना प्रमुख सम्मेलन कवर किए हैं? कितने किए हैं? आपके चैनल ने कितने कवर किए हैं? किए हैं कि नहीं किए हैं? 10-20 किए हैं, कल परसों के 6 करना। और दिखाओ, ये हैं पन्ना प्रमुख, इनके सिर में दर्द कर रहा है। जिनका प्रदेश स्तर पर संगठन नहीं है, वो उनको लगता है कि ये कैसे होता है। पहले प्रदेश का बनाओ, जिले का बनाओ, मंडल का बनाओ, मंडल से नीचे शक्ति केंद्र आओ, शक्ति केंद्र से बूथ पे आओ, बूथ से नीचे पन्ने पे जाओ। ये पन्ना प्रमुख बातों से नहीं उड़ने के, ये जड़ हैं, जड़, और ये लेके बैठेंगे कांग्रेस को। इसलिए ये इन्हीं पन्ना प्रमुख के भरोसे हम 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं। इनकी बातों से नहीं, हकीकत में खड़े मिलेंगे। एक एक बूथ पर जो है 20-20 पन्ना प्रमुख जब खड़े मिलेंगे, तब इनको लगेगा अरे वाह। और जिसको ना जच रहा हो, मैं इनवाइट करता हूं, कल हमारे 6 पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, आइए, होडल आइए, हाथीन आइए, सीख कर जाइए, क्या दिक्कत है। पटौदी आइए, सीखने के लिए तो सारे दल अच्छे होते हैं। महेंद्रगढ़ आइए, सांपला आइए, हुड्डा जी अपनी विधानसभा में आइए, वहाँ दिखाएंगे पन्ना प्रमुख आपको। कल गढ़ी सांपला किलोई में भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, परसों 23 तारीख को सांपला की मंडी में, वहीं आइए देखने के लिए। पन्ना प्रमुखों के दर्शन करिए, मिलिए पन्ना प्रमुखों से, है ना। और जो है सोनीपत आइए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो आप पन्ना प्रमुखों के बल पे ही, त्रिवेणी के बल पर जीतेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या बता देता हूँ। देश मजबूत करने का मोदी जी का जो संकल्प है, जो संकल्प से सिद्धि में बदला है, दुनिया भर में देश की जो जगह बनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, देश की इकोनॉमी अच्छी हुई है, देश की रक्षा पंक्ति मजबूत हुई है, देश का औद्योगिक विकास हुआ है, आम आदमी तक तो चीज़ें पहुंची हैं, रसोई गैस पहुंची है, नल से जल पहुंचा है, वैक्सीन लगे हैं, वैक्सीन अच्छा संभाला है कोरोना में। एक एक चीज़ मोदी जी ने जो आखिरी व्यक्ति के लिए की है। और तीसरा संगठन, इन तीनों के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, त्रिवेणी के आधार पर जाने वाले हैं। चुनाव में लेकिन जाएंगे कैसे? जिस तरह गठबंधन की खबरों पर काफी प्रश्न चिन्ह लग रहे थे बीते दिनों, लेकिन बीते दिनों हमने ये भी देखा कि एनडीए की जो बैठक हुई उसमें जेजेपी को भी इनवाइट किया गया सहयोगी दलों में, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, वहां पर डिप्टी सीएम और अजय चौटाला दोनों पहुंचे। तो क्या माना जाए कि गठबंधन को लेकर जो अटकलें थी उन पर पूर्ण विराम लग गया? देखिए, शुरू से एक बात सब कह रहे हैं, गठबंधन है, कह रहे हैं ना, किसी ने बना तो नहीं किया, इसलिए गठबंधन है, इसलिए एनडीए में भी हैं। आप बार बार अगला सवाल पूछते हो, अगले चुनाव का तय होगा तब बताएंगे। वही जवाब अब है, वही जवाब तब था। अभी सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, साथ हैं, एनडीए में हैं, इसलिए बुलाए, स्वागत किया। गठबंधन में हैं, हम सब रोज यही कहते हैं, गठबंधन में हैं, सरकार का गठबंधन है। पत्रकार अगला सवाल करते हैं कि अगले इसके चुनाव में तय होगा तब जरूर आपसे साझा करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल गठबंधन में है, इसीलिए उन्हें इनवाइट किया गया है, लेकिन आगामी चुनाव किस तरह मिलकर लड़ा जाएगा, अलग अलग लड़ा जाएगा, इसका फैसला जो है वो आने वाले समय में किया जाएगा। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।